वेलकम एवरीवन। आज हम बात करेंगे काइंड्स ऑफ फोर्सेस और टाइप्स ऑफ इंट्रैक्शंस इन द नेचर। मैं +1 की फिजिक्स स्टार्ट कर रही हूँ। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसका सबसे पहले टाइप्स ऑफ फोर्सेस। वन बाय वन हम सारी फोर्सेस को करेंगे। फर्स्ट वन इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ग्रेविटेशनल फोर्स वो फोर्स होती है जो दो मासेस के बीच में एक्ट होती है। इट एक्ट्स बिटवीन टू मासेस और ये अट्रैक्टिव फोर्स होती है ओनली, जैसे सन और प्लैनेट के बीच में, प्लैनेट और मून के बीच में, राइट। और इसका फॉर्मूला, हम फोर्स की मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं कि किन्हीं भी दो बॉडीज़ के बीच में कितना फोर्स लग रही है, तो वो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है Gm1m2/r²। ये m1 और m2 मासेस हैं उन दोनों बॉडीज़ के बीच में जिन दो बॉडीज़ की हम बात कर रहे हैं। जैसे सन और प्लैनेट, तो एक m1 हो गया सन का मास और m2 हो गया प्लैनेट का मास, और r उन दोनों के बीच का डिस्टेंस। हम ग्रेविटेशनल फोर्स को बहुत, एक पूरा चैप्टर है यूनिट 6 आपकी, उसमें और डिटेल में पढ़ेंगे। और G इज़ द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इट्स वैल्यू इज 6.66 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर एंड इट ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ। हम क्यों कहते हैं कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स ये ओबे करती है इनवर्स स्क्वायर लॉ को, क्योंकि यहाँ पर आर फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² है। और ये लॉन्ग रेंज फोर्स है। लॉन्ग रेंज, इस देखो सन और अर्थ कितना दूर दूर हैं आपस में, तो इसीलिए हम और फिर भी ये एक्ट होती है फोर्स इतना दूर तक, सन से इतना दूर प्लैनेट्स तक, तो इसीलिए हम बोलते हैं कि ये लॉन्ग रेंज फोर्स है। और नेक्स्ट पॉइंट, जो रेंज होती है इस फोर्स की वो इनफिनाइट होती है, बहुत दूर तक भी लगती है। और रिलेटिव स्ट्रेंथ हम इसकी 1 मानते हैं। नेक्स्ट, फील्ड पार्टिकल हम ये मान के चलते हैं कि जहाँ पर भी दो बॉडीज़ के बीच में कोई फोर्स एक्ट हो रही है तो उस फोर्स के लिए कोई पार्टिकल रिस्पॉन्सिबल हैं, जिन पार्टिकल्स को हम फील्ड पार्टिकल या एक्सचेंज पार्टिकल कह देते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स में ग्रेविटोन होते हैं। नेक्स्ट, कंजर्वेटिव फोर्सेस वो फोर्सेस विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, विच डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। जो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर ही डिपेंड करेंगे। जैसे सन और प्लैनेट, ये सन एक पॉइंट हो गया, सन क्योंकि सन इनिशियल पॉइंट हो, वहाँ से ग्रेविटेशनल फोर्स प्लैनेट पर एक्ट होगी, तो प्लैनेट हो गया फाइनल पॉइंट, तो ये डायरेक्ट सन और प्लैनेट के बीच में लगेगी, ठीक है। नेक्स्ट, सेंट्रल फोर्स होता है, जैसे मैंने सन और प्लैनेट का एग्जांपल लिया, तो सन का सेंटर और प्लैनेट्स का सेंटर, उन दोनों के सेंटर का डिस्टेंस होगा ये r, ये जो r² हम लेते हैं यहाँ पे, और ये सबसे वीकेस्ट फोर्स है इन नेचर। नेक्स्ट हम बात करते हैं वीक फोर्स की। वीक फोर्स होती है इंट्रैक्शन बिटवीन एलिमेंट्री पार्टिकल्स। अब एलिमेंट्री पार्टिकल्स वो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, जिनमें आते हैं लैप्टॉन, बेरियन। लैप्टॉन्स में इलेक्ट्रॉन, म्यूऑन, न्यूट्रिनो, और बेरियन में न्यूक्लियॉन्स, हाइप्रोन। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये क्या आ गया, ये कैसे पार्टिकल्स हैं। देखो, अभी तक आप लोगों ने सिर्फ यही पढ़ा है कि एटम में सिर्फ 3 टाइप के पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बट हायर स्टडी में यू विल लर्न दैट देर आर सो मैनी अदर पार्टिकल्स जिनको हम कहते हैं लैप्टॉन, बेरियन एंड ये सारे म्यूऑन, ये सारे, ठीक है। हम इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, आपको सिर्फ ये याद रखना है, वीक फोर्स इज द इंट्रैक्शन बिटवीन द एलिमेंट्री पार्टिकल्स। और दूसरा, ये एग्जांपल बीटा डीके इज ड्यू टू वीक इंट्रैक्शन। बीटा डीके एक प्रोसेस होती है जिसमें जो वीक इंट्रैक्शन की वजह से होती है। जैसे रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट्स होते हैं उनसे ऑटोमेटिकली रेडिएशंस एमिट होती रहती हैं। वो रेडिएशंस इसीलिए एमिट करते हैं सब्सटेंस क्योंकि उनका न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है और उनके न्यूक्लियस में वीक फोर्सेस होती हैं, तो वो अपने सारे एटम्स को बाइंड करके नहीं रख पाते और थोड़े थोड़े टाइम बाद वो पार्टिकल्स रिलीज होते रहते हैं किसी भी सब्सटेंस से। जैसे रेडियो एक्टिव फिनोमिनन वो हुआ, जैसे अगर मैंने 1 kg सब्सटेंस रखा, जैसे 1 kg यूरेनियम है मेरे पास,
तो मैं कुछ सालों बाद देखूंगी तो वो हाफ kg रहा होगा, फिर थोड़ा कम, फिर थोड़ा कम, ऐसे एक टाइम पे वो ख़त्म हो जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि उससे कॉन्स्टेंटली और कंटिन्यूसली ये रेडिएशंस एमिट होती रहती हैं। और ये जो बीटा डीके में बीटा पार्टिकल होता है, बीटा पार्टिकल होता है फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। आपको सिर्फ इतना, अगर ज़्यादा कुछ समझ नहीं आया तो सिर्फ इतना सा ध्यान रखना, जब न्यूट्रॉन चेंजेस इनटू प्रोटॉन, जब प्रोटॉन बनता है और साथ में इलेक्ट्रॉन रिलीज हो, यहाँ पर ये मैंने लिखा है, न्यूट्रॉन को हम ऐसे लिखते हैं 0 and 1, प्रोटॉन को हम ऐसे लिखते हैं 1H1, और -1E0, ये इलेक्ट्रॉन को लिखते हैं इस तरह से। नीचे चार्ज है ये, न्यूट्रॉन पर 0 चार्ज, प्रोटॉन पर +1, इलेक्ट्रॉन पर -1। ठीक है, तो ये जिस भी किसी प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो हम इस इलेक्ट्रॉन को क्या बोल देंगे, बीटा पार्टिकल, और उसी प्रोसेस को बीटा डीके कहते हैं। साथ में निकला है ये न्यू बार लिखा है, इसको हम कहते हैं एंटी न्यूट्रिनो, ये अलग पार्टिकल्स हैं। और इसमें फील्ड पार्टिकल इन वीक इंट्रैक्शन इज न्यूट्रिनो, और ये शॉर्ट रेंज फोर्सेस होती हैं। देखो ये न्यूक्लियस में ही एक्ट होती हैं, स्मॉल सब्सटेंसेस, बड़े भी हो सकते हैं एटम्स, पर शॉर्ट रेंज होते तो छोटे ही हैं जनरली। तो 10⁻⁵ मीटर इनकी रेंज होगी, और ये स्ट्रॉन्ग होती हैं 10⁻25 टाइम्स द ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लियर हो गया ये वीक फोर्स का। नेक्स्ट हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इट एक्ट बिटवीन 2 चार्जेस, और ये 2 चार्जेस पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं, और आपको ये भी पता है जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हैं तो इट मीन्स कि वहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स भी और रिपल्सिव भी है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में दोनों फोर्सेस होती हैं, अट्रैक्टिव भी और रिपल्सिव भी। ये इसका फॉर्मूला है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। ε0 होता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसकी वैल्यू 8.854 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इट ऑल्सो ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ, ये देख लीजिए यहाँ पर r² है नीचे। और लॉन्ग रेंज फोर्स होती है ये, अगर चार्जेस स्ट्रांग होंगे तो लॉन्ग रेंज एक्ट होगी, और रेंज इसकी भी इन्फिनाइट होती है। रिलेटिव स्ट्रेंथ ये स्ट्रांग होती है 10⁻36, इतना ज़्यादा टाइम्स बड़ी होती है ये ग्रेविटेशनल फोर्स से। और यहाँ पर जो फील्ड पार्टिकल होता है वो फोटोन होता है। इट इज़ ऑल्सो कंजर्वेटिव इन नेचर। कंजर्वेटिव क्या बताया, जो इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करेगी, ना कि पाथ के ऊपर, पाथ इंडिपेंडेंट होती हैं ये। और ये भी सेंट्रल फोर्स, 2 चार्जेस, 2 बॉडीज हैं उनके ऊपर चार्ज है तो उनके सेंटर से एक्ट होगी ये। नेक्स्ट इट इज़, हाँ ये तो हमने कर लिया, 10⁻36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होती है ग्रेविटेशनल फोर्स से। लास्ट टाइप की फोर्स है स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर। तो ये जो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है ये वो फोर्स है दैट बाइंड्स द न्यूक्लियॉन टुगेदर। अब ये न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। तो जो पार्टिकल्स न्यूक्लियस में प्रेजेंट हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनको कलेक्टिवली हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। देखो हम बोलते हैं कि सेम चार्जेस में रिपल्सन होती है, तो न्यूक्लियस में तो एक से ज़्यादा प्रोटॉन भी हैं, तो प्रोटॉन 2 पॉजिटिव हो गए, तो प्रोटॉन में क्या होनी चाहिए, रिपल्सन होनी चाहिए। बट ये रिपल्सन थोड़ी ना होती, ये तो इकट्ठे रहते हैं सारे पॉजिटिव पार्टिकल न्यूक्लियस के अंदर। तो वो कोई ऐसी फोर्स है जिसने इस प्रोटॉन को बाइंड करके रखा है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को भी बाइंड करके रखा है। तो उस फोर्स को हम स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कह देते हैं। द फोर्स इनसाइड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियर या फिर स्ट्रॉन्ग फोर्स। शॉर्ट रेंज, देखो न्यूक्लियस कितना छोटा होता है, एटम वैसे ही बहुत स्मॉल है तो न्यूक्लियस उससे छोटा है, तो ये सिर्फ न्यूक्लियस में ही होती है और कहीं नहीं होती, कहीं बाहर नहीं लगती है। तो ये बहुत शॉर्ट रेंज है, तो इसकी रेंज कितनी है 10⁻14 मीटर। इसमें फील्ड पार्टिकल पाई मीजॉन। और हाँ ये बता दिया मैंने, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑपरेटिंग इन द नेचर नॉन सेंट्रल होती है। इसमें कहीं कितने छोटे होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो सेंट्रल नहीं होती है। और 10⁻38 टाइम्स स्ट्रॉन्ग होती है देन ग्रेविटेशनल फोर्स।
राइट। और ये कैसी है, ये भी सिर्फ अट्रैक्टिव इन नेचर है, रिपल्सिव नहीं होती है, ठीक है। इट इज़ चार्ज इंडिपेंडेंट। देखो मैंने बोला ना कि वैसे तो प्लस प्लस चार्ज प्रोटॉन प्रोटॉन क्या होने चाहिए, रिपेल होने चाहिए, हमने तो ये पढ़ा कि सेम चार्जेस में रिपल्सन होती है, लेकिन यहाँ पर ये रिपल्सन ये वाला रूल काम नहीं करता, यानी कि ये बोलता है कि सेम चार्जेस में रिपल्सन नहीं, बट यहाँ पर क्या होती है, अट्रैक्शन होती है एक तरह से। तो चार्ज इंडिपेंडेंट है, चार्ज का कोई लेना देना नहीं है, बस सिंपल कि प्रोटॉन प्रोटॉन है तो दोनों में अट्रैक्शन होगी। और फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन एंड न्यूक्लियॉन्स, हाँ वो मैंने बता दिया कि स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स न्यूक्लियस के अंदर लगती है, और कहाँ एक्ट होती है ये, बिटवीन प्रोटॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन। हम इनका ऑर्डर भी देख सकते हैं कि ये कैसे इनका ऑर्डर है, देखो इनका रेशो क्या है, फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स, वीक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, न्यूक्लियर फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है 1, वीक फोर्स 10⁻25 एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की स्ट्रेंथ है 10⁻36, और न्यूक्लियर फोर्स यानी कि जो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है वो है 10⁻38। आगे हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ करेंगे, और फिज़िकल क्वांटिटीज़ किसको कहते हैं, देखो फिज़िकल क्वांटिटीज़ में वो सारी की सारी क्वांटिटीज़ जिनको हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेज़र करते हैं उसको हम कहते हैं फिज़िकल क्वांटिटी, राइट। वो क्वांटिटीज़ जिनको हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेज़र करते हैं, और इसको हम लिखने का तरीका, फिज़िकल क्वांटिटी इज इक्वल टू न्यूमेरिक वैल्यू इनटू साइज ऑफ द यूनिट। जैसे मैंने लिखा 5 मीटर, तो न्यूमेरिक में ये 5 क्या है, एक नंबर है, न्यूमेरिक वैल्यू है, और ये मीटर क्या है, साइज ऑफ द यूनिट है। जैसे अगर मैं लिखूँ मीटर या किलोमीटर, तो मीटर और किलोमीटर से मुझे ये पता लगता है कि ये यूनिट कितना छोटा और बड़ा है। किलोमीटर हमें पता है बड़ा यूनिट होता है और मीटर छोटा यूनिट होता है। तो इस तरह से हम एक फ़िज़िकल क्वांटिटी को लिखते हैं। ये मैंने 5 किलोमीटर लिखा, तो ये कौन सी फ़िज़िकल क्वांटिटी है, ये मैंने लिखा डिस्टेंस को, क्योंकि हमें पता है हम डिस्टेंस को किस में मेज़र करते हैं, मीटर या किलोमीटर में, राइट। अब ये यूनिट की क्या डेफिनेशन होगी, यूनिट इज़ द इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंस और स्टैंडर्ड टू मेज़र द फिज़िकल क्वांटिटी। इंटरनेशनली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड है जिसका हम यूज़ करते हैं किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी को मेज़र करने में। अब देखो फिज़िकल, अच्छा ये यूनिट हमें यही बताता है कि कोई भी फिज़िकल क्वांटिटी कितनी स्मॉल है या बड़ी है। अब फिज़िकल क्वांटिटी में क्या क्या आ जाते हैं, लेंथ, एरिया, टेम्परेचर, ये सारी फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं। जो इम्पॉर्टेंट फिज़िकल अच्छा हम बात करते हैं फंडामेंटल यूनिट्स की। फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं वो यूनिट विच कैन नाइदर बी ड्राइव्ड फ्रॉम वन अनदर, जो बाकी यूनिट से नहीं ड्राइव किए जा सकते, जो बेसिक होते हैं, जैसे मास, लेंथ, टाइम। जो बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स हैं वो आपको याद होने ही चाहिए। इनमें आ जाएगा आपके पास लेंथ का यूनिट मीटर, मास का यूनिट किलोग्राम, टाइम का यूनिट सेकेंड, टेम्परेचर का यूनिट केल्विन, करंट का यूनिट एम्पियर, इंटेंसिटी का यूनिट कैंडेला एंड क्वांटिटी ऑफ मैटर का यूनिट मोल, ठीक है। और कुछ और होते हैं जैसे प्लेन एंगल का रेडियन, सॉलिड एंगल का स्टेरेडियन। तो ये 7 फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं ये आपको याद होनी चाहिए। ये बेसिक फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं, यानी कि फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटीज़, और इनके यूनिट्स को हम कहते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। इन्हीं से हम बाकी सारी फिज़िकल क्वांटिटी के यूनिट ड्राइव करते हैं। और सिस्टम ऑफ यूनिट ये 3 टाइप के होते हैं, CGS, FPS, MKS। CGS C stands for सेंटीमीटर, G stands for ग्राम, S stands for सेकेंड। ये फ्रांस मैट्रिक सिस्टम है, फ्रांस ने इसको डिस्कवर किया था, अडॉप्ट किया था सबसे पहले। FPS सेकेंड यूनिट, सेकेंड सिस्टम ऑफ यूनिट। F stands for फुट, P पाउंड, S सेकेंड। MKS की ही मॉडिफाइड फॉर्म SI है जो हम जनरली यूज़ करते हैं। तो मीटर का M का मीटर, K का kg, S का सेकेंड, ये भी फ्रांस बेस्ड है। और FPS ये ब्रिटिश वाला है और ये मैट्रिक नहीं है, ठीक है। अच्छा और एक और, अच्छा आगे आते हैं SI यूनिट। SI सिस्टम कवर्स द यूनिट ऑफ ऑल फिजिकल क्वांटिटीज़। और MKS जो होता है वो सिर्फ मैकेनिक्स तक ही वैलिड है, मतलब जो थोड़े से मैकेनिकल के जो यूनिट होते हैं, मास,
लेंथ और टाइम सिर्फ उन्हीं के लिए होता है MKS पर। जो SI है उसने करंट, टेम्परेचर, इंटेंसिटी सारी मेन फिजिकल क्वांटिटीज़ को ऐड कर लिया है। अब एक और यूनिट, ये फंडामेंटल यूनिट की डेफिनेशन ये हो गई। और ड्राइव्ड यूनिट होते हैं जो विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द फंडामेंटल यूनिट्स, जिनको हम फंडामेंटल यूनिट्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्पीड, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस का यूनिट मीटर, अभी अभी हमने पढ़ा। टाइम का यूनिट सेकंड, तो ये सेकंड ऊपर जाके S इनवर्स बन जाता है और ये मीटर का M लगाएंगे हम, तो स्पीड का यूनिट क्या बन गया, मीटर पर सेकंड। इसी तरह से एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी और स्पीड एक ही चीज़ें हैं, डायरेक्शन का ही फ़र्क होता है। तो वेलोसिटी हो जाएगा मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी का यूनिट लिख दिया। फिर टाइम का यूनिट यहाँ लिख दो S सेकंड। जब ये S ऊपर जाएगा तो ये इस -1 के साथ ऐड हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास फंडामेंटल और ड्राइव्ड यूनिट हो गए। कुछ और बेसिक यूनिट्स हैं, जैसे स्मॉल डिस्टेंसेस के लिए ये आपको याद रखना है, न्यूमेरिकल्स में आ जाते हैं। जैसे या फिर MCQs में 1 फर्मी इज इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर होता है। 1 एंगस्ट्रॉम, वेरी इंपॉर्टेंट, ए के ऊपर 0 सी लगी है छोटी सी, ये 10⁻10 मीटर को कहते हैं। माइक्रोमीटर 10⁻6 मीटर को। और लार्ज डिस्टेंसेस भी हैं, बहुत बड़े बड़े, तो एक होता है लाइट ईयर, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द लाइट इन 1 ईयर इन वैक्यूम इज कॉल्ड 1 लाइट ईयर। तो ध्यान रखना, ये बहुत बार पूछा जाता है कि लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ विच फिजिकल क्वांटिटी। सो लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। ईयर देख के यहाँ पे टाइम मत लिख देना, ठीक है। तो लाइट ईयर डिस्टेंस का यूनिट है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन 1 ईयर। और इसको जब आप ये देखो, लाइट ईयर, लाइट का मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है 3 × 10⁸, और ईयर एक साल में कितने सेकंड होते हैं, 365 × 24 × 60 × 60, सबको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा मेरे पास 1 लाइट ईयर की वैल्यू 9.46 × 10⁻15 मीटर। नेक्स्ट है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट AU, मेन डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ, उसको हम बोलते हैं AU। इसकी वैल्यू 1 AU इज इक्वल टू हाउ मैनी मीटर, 1.496 × 10⁻11 मीटर। एक होता है पर सेक, तो 1 पर सेक की वैल्यू होती है 3.08 × 10⁻16 मीटर। और 1 AMU, ये तो केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, एटॉमिक मास यूनिट, इसकी वैल्यू प्रोटॉन के मास के बराबर होती है, तो ये प्रोटॉन का मास भी है 1.66 × 10⁻27 kg। ठीक है, तो ये हो गया आपका यूनिट्स का टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में हम डायमेंशनल फॉर्मूले करेंगे, जो जो आपके एग्ज़ाम में आपको पूछे जाते हैं इम्पॉर्टेंट, वही करेंगे हम, ठीक है। और उसी में से आपके एग्ज़ाम में कोई ना कोई आपको मिल जाएगा देखने को। ठीक है, आगे मैं कंटिन्यूसली इसके +1 के जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे वो करूँगी कवर HP बोर्ड के अकॉर्डिंग। तो HP बोर्ड में जिस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सब करवा दूँगी। और हाँ, +1 के लिए मैं इसीलिए स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि +1 बेसिक होता है और बच्चों के लिए नया सब्जेक्ट है, एक तरह से पढ़ा तो पहले भी है पर फिर भी इसमें ज़्यादा डिटेल में होता है और थोड़ा अलग ही है। और मैक्सिमम बच्चे कहते हैं हमें फिजिक्स समझ नहीं आती है, और उन्हें ये भी नहीं समझ आता कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे। तो मैं आपको क्वेश्चंस बता दूंगी और सारे वो टॉपिक करवा दूंगी जहाँ जहाँ से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। आपने साथ साथ में नोट्स ज़रूर बनाने हैं, अगर खुद से नहीं बनाए हैं तो यहाँ से बना लीजिए, और अगर खुद से बनाए हैं तो बहुत ही अच्छा है, तो वहीं से पढ़ना है, ठीक है। थैंक यू।